कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कल हमने ये पढ़ा था कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई और सन 47 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में भारत सरकार के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां थी। विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र कायम रखना, इसके साथ साथ सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का कार्य करना। आज हम पढ़ेंगे भारत में रजवाड़ों का विलय। भारत में ब्रिटिश इंडिया अंग्रेजों का जो शासन था उसमें भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर आजादी प्रदान करने का कार्य किया। एक राष्ट्र भारत बना दिया, दूसरा पाकिस्तान बना दिया। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह प्रावधान भी रखा कि उस समय भारत जो ब्रिटिश इंडिया था दो भागों में विभक्त था। एक तो वह क्षेत्र जो सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित था और एक वह क्षेत्र जहां पर विभिन्न राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से। तो इस ब्रिटिश सरकार ने, इस अंग्रेज सरकार ने भारत के उन राजा महाराजाओं को, जिनको हम रियासतें कहते हैं, रजवाड़े कहते हैं, उनको यह अधिकार दिया यदि वो भारत में मिलना चाहे तो भारत में भी मिल सकती है, पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती है, और दोनों में शामिल नहीं होना चाहे, मिलना नहीं चाहे तो अपना स्वतंत्र वजूद, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम रख सकती है। उस समय देशी रियासतें जो भारत में थी उनकी संख्या छोटी बड़ी सबकी मिला के 565 के लगभग थी। अब भारत सरकार के सामने सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि ये देशी रियासतें भारत में शामिल होनी चाहिए, तब भारत एक अखंड राष्ट्र का जो सपना भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था वह संभव हो पाता। समस्या यह थी कि उनमें कुछ रियासतें तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार थी, भारत में मिलने के लिए, भारत में विलय के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ रियासतों के शासकों ने भारत में मिलने से मना कर दिया। उन्हीं का अध्ययन हम आज यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आता है सरकार का नजरिया। भारत सरकार आजादी के बाद में जो भारत सरकार बनी उसका नजरिया यह था कि भारत में सभी रियासतें भारत में शामिल हो जाएं और भारत एक अखंड राष्ट्र बन जाए। भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, जितने छोटे छोटे भागों में विभक्त है उन सभी भागों को मिलाकर एक संगठित और एक सशक्त राष्ट्र बनाया जा सके। यह भारत सरकार का नजरिया था। इस नजरिए में, इस सोच में, इस विचार में कौन कौन सी रियासतें बातें डाल रही थी, जिन्हें प्रमुख आता है पहले हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत थी उसका शासक जो था वो निजाम कहलाता था। निजाम के मन में, निजाम के हृदय में यह विचार था कि ना वो भारत में मिलना चाहता है, ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है, अपना स्वतंत्र राज कायम रखना चाहता है। वो कहता था कि मैं पहले भी राजा था और अब भी राजा बना हुआ रहना चाहता हूँ, जबकि वहाँ की प्रजा यह चाहती थी कि वह भारत में मिल जाए और भारतीय नागरिक कहलाए। लेकिन निजाम की सोच इस प्रकार की नहीं थी और निजाम के जो मंत्रीगण थे, निजाम के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने भी उसकी सोच को इसी प्रकार बढ़ावा देने का कार्य किया कि हमको भारत में नहीं मिलना चाहिए, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहिए। और जब वो भारत सरकार के में का जो विचार था उसे सहमत नहीं हुआ तो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने वहां पर भारतीय सेना को भेजा और सैनिक कार्रवाई के बाद में हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार से हैदराबाद की जो रियासत थी उसको भारत में मिलाने का कार्य किया गया। मणिपुर पूर्वोत्तर का जो राज्य है उसके उस समय राजा जो थे उनका नाम था महाराजा भोजचंद्र सिंह। शुरू में महाराजा का विचार नहीं था कि मणिपुर को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन जब भारत सरकार ने दबाव बनाया तो महाराजा भोजचंद्र सिंह इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां थी, जिनमें कांग्रेस तो चाहती थी कि मणिपुर को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियां यह चाहती थी कि मणिपुर को भारत में नहीं मिलाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1948 में महाराजा भोजचंद्र सिंह ने वहां पर मतदान कराया
और वहां पर एक संवैधानिक एक लोकतांत्रिक सरकार कायम कर दी जो संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत आती है। महाराजा बोधचंद्र सिंह की यह बात भारत सरकार ने मान ली कि आप शासन करते रहिए, लेकिन नाम भारत सरकार पर चलेगा। लेकिन फिर दबाव बनाया गया तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन मणिपुर की जनता भी इस पक्ष में नहीं थी कि मणिपुर रियासत को भारत में मिला दिया जाए, और उसका परिणाम है कि तब भी वहां पर गृह युद्ध की ऐसी स्थिति विद्यमान थी और आज भी वहां पर शांति विद्यमान नहीं है। वहां के लोगों का विचार इस तरह का है कि भारत सरकार ने जोर से, जबरदस्ती से, ताकत से, शक्ति से मणिपुर की जो रियासत है उसको भारत में मिलाने का कार्य किया है। आगे हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। इसके साथ साथ भारत के अंदर विभिन्न तरह की विविधताएं देखने को मिलती थी, जो वर्तमान में भी है। विविधता, सबसे प्रमुख जो विविधता थी वो थी भाषाई आधार पर विविधता, दूसरी विविधता थी जातीय आधार पर, तीसरी जो विविधता थी वो थी धार्मिक आधार पर, चौथी खान पान पर, पहनावे पर। इनमें प्रमुख जो समस्या थी वो थी भाषाई आधार पर। भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उस समय भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, अंग्रेजी को द्वितीयक भाषा और कुछ प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी गई। लेकिन दक्षिण के राज्यों में इस बात को लेकर आंदोलन होता रहा कि उनके ऊपर हिंदी को थोपने का कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से उस समय का जो मद्रास प्रांत था उसमें तेलुगु भाषी क्षेत्र के जो लोग थे वो यह मांग कर रहे थे कि तेलुगु भाषा के लोगों के लिए एक अलग राज्य का गठन कर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार इस तरह के विचार से सहमत नहीं थी। भारत सरकार का यह मानना था यदि भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया तो देश के विभिन्न हिस्सों में क्या होगा, उपद्रव हो जाएगा और वहां के लोग भी मांग करेंगे कि उनके क्षेत्र को भाषा के आधार पर अलग राज्य की मान्यता प्रदान कर दी जाए। काफी विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करने के बाद में भी यह निर्णय निकला कि वहाँ के लोग, वहाँ के प्रमुख जो नेता थे वो तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, दिग्गज गांधीवादी थे, पोट्टी श्रीरामुलु, वो अनिश्चित काल की हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई और भाषाई आधार पर दक्षिण में काफी उग्र आंदोलन हो गए और अंत में यह निर्णय लिया गया कि 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसको यह अधिकार दिया गया कि वह देखेगा कि कोई राज्य बनाया जाना आवश्यक है तो उस राज्य को बनाने का कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। और अंत में सबसे पहले भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया गया और 14 राज्य और 6 जो प्रदेश से केंद्र शासित वो संख्या उनकी होगी। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि भारत सरकार ने भी कहीं न कहीं यह मान लिया यदि नया राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाए उससे देश में शांति स्थापित होती है, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर कार्य करते हैं तो भाषा के आधार पर नया राज्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और परिणाम स्वरूप यही हुआ कि भाषा के आधार पर कई राज्य बनाए गए और वहाँ की भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान कर दी गई। कर्नाटक की जो भाषा है कन्नड़ को, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की तेलुगु को, तमिलनाडु की तमिल को, केरल की मलयालम को, गुजरात की गुजराती को, पंजाब की पंजाबी को, इस तरह अनेकों भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता प्रदान की गई और भाषा के आधार पर कई राज्य बनाए गए। तो भारत सरकार का नजरिया यह शुरू में तो था कि हमको भाषा के आधार पर या और किसी आधार पर कोई राज्य नहीं बनाना है, लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यदि भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने से देश में शांति स्थापित होती है तो भाषा के आधार पर नया राज्य बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यह होना चाहिए कि वह जो क्षेत्र है भारतीय भूभाग से अलग नहीं हो, भारत एक अखंड राष्ट्र बना हुआ रहे। जो स्थिति सन 47 में भारतीय नक्शे में थी, भारत की थी, वही स्थिति आगे तक बनी हुई रहे, उससे उसका कोई भाग पता नहीं हो। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने पढ़ा कि किस तरह उस समय की तत्कालीन सरकार ने विभिन्न समस्याओं का सामना किया, विविधता में एकता स्थापित की, लोकतंत्र कायम किया और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को बराबर के अधिकार दिए गए। रजवाड़ों के विलय को भी भारतीय सरकार ने जो समस्या थी उस समस्या को दूर करने का कार्य किया कि जो भी समस्या होती है उसको सरदार पटेल ने काफी
प्रयास से काफी सूझबूझ से उसको दूर करने का कार्य किया। यहाँ पर हमारी बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर जोधपुर रियासत के जो शासक थे उनका भी शुरू में कोई विचार नहीं था भारत में शामिल होने का, लेकिन फिर भारत सरकार के दबाव से सरदार पटेल वहां पहुंच गए और वहां के शासक जो थे जोधपुर के, उनसे भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया, तब जाकर भारत एक अखंड राष्ट्र बन सका। यह हमने पूरे लेसन का पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया है। सभी बहनें एक प्रश्न करेंगी कि भारत में रजवाड़ों के विलय को समझाइए। सभी बहनें गृह कार्य कॉपी में इस प्रश्न को करेंगी।